मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल जी को, वो आए और आज के इस प्रोग्राम को आगाज करें, शुरुआत करें। प्रोफेसर चमन लाल जी। सर आपकी अब माइक माइक ऑन करिए, माइक ऑन कीजिए अपना। हाँ, अभी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आप सुनाई दे रही है, अब हाँ, आपके माइक ऑन। कॉलेज ड्रामा सोसाइटी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल किया। भगत सिंह को आपने ये तो कहा कि वो की जाने में कौन, लेकिन थोड़ी सी आपने पहले ही उसके टाइटल में व्याख्या कर दी, नास्तिक शहीद भगत सिंह। तो नास्तिक आपने पहले ही उनको जब कह दिया तो एक पहचान तो आपने उनकी बता भी दी। खैर, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी जो है किसी भी शख्सियत के लिए, बड़ी शख्सियत के लिए उसके बहुत सारे पहलू होते हैं जिसमें उनको जानना होता है। मैंने भगत सिंह को लेके तो इतने ज़्यादा जिसको कहते हैं कि उसको अपने रंग में रंगने की बहुत लोग कोशिशें करते हैं, और इस तरह की कोशिशें करते हैं कि कोई उनको खाकी निकर पहना के तो उसको आरएसएस के रंगने की कोशिश करता है, सैफरन रंग में रंगता है। कोई उसको पीला मैंने खालिस्तानी रंग में रंगने की कोशिश करता है, कोई आरएसएस के रंग में रंगने की कोशिश करता है, और लेफ्टिस्ट लोग जो है तो उनको कम्युनिस्ट रूप में कहते हैं। ये बहुत सारे जो है एप्रोप्रिएशन के, उनको अपने रंग में रंगने के प्रयास हैं। मेरे साथ ये बातें आती हैं, मुझसे पूछा जाता है, तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूँ कि भगत सिंह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगत सिंह को भगत सिंह के जरिए ही जानो, किसी दूसरे के जरिए मत जानो। ना मेरी बात मानो, ना जो उसको सैफरन रंग में रंगते हैं उनकी बात मानो, जो लाल रंग में रंगते हैं ना उनकी बात मानो, जो खालिस्तानी रंग में रंगे किसी की भी बात न मानो। उससे सीधे संवाद करो, उससे सीधे मिलो। और तो आप कोई कहेगा कि उनसे सीधे कैसे मिला जा सकता है, वो तो मौजूद नहीं है हमारे बीच। तो वो मौजूद हैं क्योंकि भगत सिंह अपने 7 साल के सियासी जीवन में, 7 साल के सियासी जीवन में, जैसा कि आपने कहा 16-17 साल की उम्र से उन्होंने अपना, मान लीजिए अगर हम उनकी राइटिंग से शुरू कर लें तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या ये उन्होंने 16 साल की उम्र में 1923 में लिखा। पंजाब की एक हिंदी साहित्य परिषद थी, उन्होंने कंपटीशन के लिए लेख मंगवाए युवा विद्यार्थियों से, और उस युवा विद्यार्थी के रूप में उन्होंने वो लेख लिखा। उस समय उस लेख को 50 रुपए का पुरस्कार मिला, पहला पुरस्कार। अब 50 रुपए आज तो कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करें आज की जिस मुद्रा में, तो समझ लीजिए कि वो कम से कम 5,000 रुपए का बनेगा, 5,000 से कम नहीं बनेगा। तो समझ लीजिए कि 1923 में वो इतना बड़ा अपने पहले ही लेखन से पुरस्कार जीत सकते थे। मैंने हालांकि उससे पहले उनके लिखे हुए कुछ खत मिलते हैं, मैंने अपनी दादी के नाम, दादाजी के नाम, चाची के नाम कुछ खत, पोस्ट कार्ड मिलते हैं 11 साल की उम्र से। मैंने 11 साल की उम्र से उनकी पहली राइटिंग हमें मिल जाती। क्योंकि मैंने उनकी रचनाओं को एकत्रित किया है, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेजी में, जिनका मराठी में और उर्दू में तर्जमा भी हुआ है, और इस वक्त हिंदुस्तान की 5-6 ज़बानों में उनकी कंप्लीट राइटिंग उपलब्ध। तो मैंने जो उनकी राइटिंग को हिंदी में और अंग्रेजी में मूलतः 2 ज़बानों में किया है, तो वो टोटल राइटिंग उनकी 130 है, माने 130 राइटिंग्स, जिसमें उनके 60 तो पत्र ही। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगत सिंह के 60 पत्र मिलते हैं। तो जो प्रकाशन विभाग से इस बार, तो प्रकाशन विभाग ने, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने 2007 में पहली बार शहीद भगत सिंह दस्तावेजों के आईने में एक वॉल्यूम में छापा था उसे। तब तक 100 के करीब ही राइटिंग उनकी उपलब्ध थी, लेकिन उसके बाद से 30 राइटिंग और उपलब्ध होगी। तो अब उन्होंने
सस्ता साहित्य मंडल के साथ मिलके 4 वॉल्यूम में उनको छापा है। तो पहला खंड जो है वो सिर्फ पत्रों का है, पत्रों और 3-4 उनके टेलीग्राम्स हैं और 2 कोट बयान हैं। तो ये पहले खंड में है। और दूसरे खंड में उनके हमने शामिल किए हैं लेख, और जो 20 हैं, 20 उनके बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए फुल फ्लेज, जिसको हम अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे, वो ऐसे। और तीसरे खंड में हमने शामिल किए हैं क्रांतिकारियों के रेखा चित्र। मैंने चांद का फांसी अंक निकला था नवंबर 1928 में, उसमें बहुत बड़ा अंक था, मैंने छपा हुआ है राधा कृष्ण वगैरह से, अभी भी मिल जाता है। तो उसमें तकरीबन 300-400 पेज का वो अंक है, मोटा, लेकिन उसमें 48 रेखा चित्र क्रांतिकारियों के हैं। तो वो 48 रेखा चित्र जो है उनमें से एक राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, वो क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का था, और बाकी 47 भगत सिंह और शिव वर्मा ने मिलके लिखे थे। यहाँ तक कि वो चांद के संपादक जो थे राम रक्षण सहगल, जो खुद लाहौर के थे लेकिन उनको पाला गया था झांसी में, और फिर इलाहाबाद से वो चांद और भविष्य पत्रिका निकालते थे, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर वगैरह भी थे। तो उन्होंने मातृ मंदिर भी बना रखा था एक वहां पे इलाहाबाद में, और उस मातृ मंदिर में स्त्रियों के लिए, बेसहारा स्त्रियों के लिए, उनकी पत्नी बहुत विदुषी थी, विद्या देवी, और वो कॉलेज की प्रिंसिपल वगैरह थी राम रक्षण सहगल की। और उनके बच्चे जो है वो तो दिल्ली में ही रहे हैं सारे, अब तो कोई उनमें रहा नहीं है, लेकिन प्रकाशन विभाग में ही काम करती रही हैं ज्योत्सना उनकी बेटी। खैर, तो उसमें 37 रेखा चित्र जो है वो भगत सिंह के लिखे हुए हैं, और 10 जो है वो शिव वर्मा के लिखे हुए हैं। तो तीसरे खंड में क्रांतिकारियों के रेखा चित्र हैं, और चौथा खंड जो है वो जेल नोटबुक का है। तो मैंने कुल मिला के 130 रचनाएं उनकी मिलती हैं, पत्रों के रूप में, लेखों के रूप में, रेखा चित्रों के रूप में, और उसके अलावा जेल नोटबुक अलग है। जेल नोटबुक उनकी जेल में लिखी हुई किताबों, पढ़ी हुई किताबों के ऊपर टिप्पणी है। उन्होंने जेल नोटबुक में कोई अपनी डायरी नहीं लिखी, वो डायरी के रूप में नहीं, उसमें सिर्फ जेल में वो किताबें मंगवाते रहते थे और किताबों के नोट्स लेते रहते थे, और उन किताबों के नोट्स ही जो है वही जेल नोटबुक में उन्होंने दर्ज किए हुए हैं। तो वो 100-125 पेज की नोटबुक जो है छप के सामने आई हुई है। तो कुल मिला के 4 खंडों में ये हिंदी में हुआ है, और अंग्रेजी में हमने उसको द भगत सिंह रीडर करके एक ही वॉल्यूम में करीब करीब 600 से पन्ने से ज्यादा उसके रूप में कलेक्ट किया है एक ही वॉल्यूम में, तो वो उपलब्ध है। तो मैं जब भी कोई इस बात की चर्चा करता है कि भगत सिंह को हम कैसे पहचाने, जैसे आपने ये सवाल पैदा किया कि जाना न कौन, तो भगत सिंह को जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद उनसे मुलाकात करना, और उनसे मुलाकात उनके लेखन के जरिए करना। तो लेखन के जरिए वैसे उनके संस्मरण भी जो है बहुत शानदार संस्मरण उनके लिखे गए हैं। वो मैंने इस तरह के खूबसूरत व्यक्तित्व थे, अभी रवि ने अजय घोष से कोट करके बताया, लेकिन उनके करीबी जितने भी उनके साथी थे उनमें बहुत सारे लोगों ने संस्मरण लिखे हैं। जैसे राजाराम शास्त्री थे, तो राजाराम शास्त्री द्वारकादास लाइब्रेरी लाहौर के लाइब्रेरियन थे, जहाँ से भगत सिंह ने सारी किताबें, ज़्यादातर किताबें लेकर पढ़ी, और वो उनके व्यक्तिगत दोस्त भी थे। मैंने लाइब्रेरियन वो अपनी जगह थे, लेकिन लाइब्रेरियन के साथ साथ इनके दोस्त थे। तो राजाराम शास्त्री बाद में कानपुर से सांसद भी रहे, एमपी रहे वो। तो लेकिन उनके संस्मरण जो है, अमर शहीदों के संस्मरण, वो बहुत शानदार संस्मरण है। ऐसे ही शिव वर्मा की किताब है संस्मृतियाँ। तो संस्मृतियाँ में उन्होंने 8 अपने क्रांतिकारी साथियों के, खासतौर पर जो शहीद हुए हैं, उनके संस्मरण लिखे हैं। भगवान दास माहौर ने संस्मरण लिखे हैं, और मथुरादास थापर ने, सुखदेव के जो भाई थे, उनके भी संस्मरण, हालांकि सुखदेव के बारे में है लेकिन वो भगत सिंह के बारे में भी है, उसमें ज्यादातर सारे क्रांतिकारियों के चित्र आते हैं। तो इन संस्मरणों के जरिए, अच्छा, खुद वीरेंद्र संधू की जो किताब है, उनकी सगी भतीजी भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, मैंने जिसमें उनके दादा अर्जुन सिंह से लेके भगत सिंह तक और
जो उनके वीरेंद्र सिंधु के पिता थे, भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह, तो अपने सारे परिवार की हिस्ट्री लिखी। तो ये किताब तो मैंने 1967-68 में भारतीय ज्ञानपीठ बनारस से छपी थी। तो बाद में आजकल राजपाल एंड सन्स से इसके 25 संस्करण निकल चुके हैं कम से कम। तो इसी हाँ, किताब राजपाल में जो हाँ नहीं, राजपाल एंड सन्स है, ये राजपाल एंड राजपाल सन्स है, राजपाल एंड सन्स है। राजपाल एंड सन्स से वीरेंद्र सिंधु की 2 किताबें हैं, पत्र और दस्तावेज, और भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। तो युग ये दृष्टा भगत पंजाब सिंह। हाँ, तो इस किताब के 25 से ज्यादा संस्करण निकले, इतनी पॉपुलर किताब है ये। और इसमें सब में उनसे भगत सिंह का एक व्यक्तित्व सामने आता है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भगत सिंह पेश किया जाता है ना, ये तो कूड़ादान है, इस कूड़ेदान को फेंक देना चाहिए। और वो उस कूड़ेदान में पता नहीं क्या क्या तरह तरह के झूठ और कहानियां और क्या कुछ निकलता है, वो सब का सब कूड़ा है। लेकिन असलियत में मैंने आप किसी व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? अगर तो वो व्यक्ति जिंदा है और अपने संस्मरण लिख रहा है या लोगों को इंटरव्यू दे रहा है या उसका सामाजिक जीवन सामने है, तब आप उससे जानते हैं। अगर वो व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है, तब उसकी राइटिंग है। और दूसरे उसके बारे में जो उसके साथ लोग रहे, नजदीक में वाकई में साथ रहे, मतलब ऐसा नहीं कि मन से गड़गड़ के साथ रहे, लेकिन जिन्होंने उसके साथ, ये सारे लोग जेलों में रहे, शिव वर्मा और ये सब तमाम लोग जो हैं, भगवान दास माहौर, ये सब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के उनके सह अभियुक्त थे। उसी में सबको सजाएं हुई, काले पानी में रहे हैं, सब जगह रहे हैं। और इनके जो संस्मरण हैं वो ऑथेंटिक, सोहन सिंह जोश के भी संस्मरण है, माई 4 मीटिंग विद भगत सिंह से मेरी 4 मुलाकातें। तो वो क्योंकि इन लोगों ने मिलकर काम किया, तो कीर्ति पत्रिका में जो सोहन सिंह जोश निकालते थे तो भगत सिंह ने उसमें काम किया है। भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका या दैनिक उनके अखबार प्रताप में भी काम किया है। महारथी में वो दिल्ली से निकलता था, उसमें कुछ उन्होंने योगदान दिया है। अर्जुन पत्रिका दिल्ली से निकलती थी, उसके संपादकीय उसमें रहे। तो ये सब लोग जो है, ये जब कोई बात कहेंगे भगत सिंह के बारे में, गणेश शंकर विद्यार्थी ने मान लीजिए भगत सिंह के बारे में कुछ कहा हो, गणेश शंकर विद्यार्थी ने तो कुछ उनका लिखा हुआ मिलता नहीं है भगत सिंह के बारे में, लेकिन उनके साथ प्रताप अखबार में सुरेश चंद्र भट्टाचार्य काम करते थे, तो सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के मिलते हैं संस्मरण। तो इस तरीके से, जैसे रवि ने जिक्र किया प्राणनाथ मेहता की वार्तालाप, मुझे मिली नहीं, मैं उसको बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो मुझे उसकी कापी जरूर भेज दीजिएगा। लेकिन उसका जिक्र मुझे मिलता है किसी एक बहुत पुराने अखबार में, उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है, तो जो मुझे अभी तक मिला नहीं। तो इन लोगों ने जो लिखा है भगत सिंह के बारे में, तो वो भगत सिंह की शख्सियत को समझने का एक जरिया है, और दूसरा जरिया है उनकी राइटिंग। तो इसलिए इनसे ही हम भगत सिंह को समझ सकते हैं। अब वो भगत सिंह किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भगत सिंह को सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह उनके रंग का भगत सिंह हो। वो भगत सिंह अपने में था या नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तान की जनता में, वैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि किसी भी एक मुल्क को कुछ ना कुछ आइकॉनिक फिगर चाहिए होते हैं। माने एक उसकी अपनी, जिसको कहते हैं ना कि नेशनल आइडेंटिटी की कुछ जरूरत होती है, जिसमें वो दिखा सकें कि ये हमारे देश में, हमारे समाज ने ऐसी शख्सियतें पैदा की, और वो शख्सियत बहुत गर्वशाली होनी चाहिए, जिससे अपने को जोड़ के वो कह सकें कि देखिए ये है हमारे भारत की शान। तो वो भगत सिंह, वो 23 साल की उम्र में वो भारत की शान के प्रतीक बन गए। अब सवाल ये है कि भगत सिंह थे तो खुद अपने आप में एक शख्सियत, और उस शख्सियत को अब क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट में, पहले बाद में, मैंने जब कांग्रेस मूवमेंट थी, कांग्रेस मूवमेंट के वक्त से ये शुरू हो गया। मैंने भगत सिंह के जीवन काल में, उनके जिंदा रहते हुए, 23 साल की तो कुल उनकी उम्र ही थी, लेकिन उनके जिंदा रहते हुए भी उनके लेख छपते रहे। मैंने ये, क्योंकि इस बात की किसी को कल्पना मुश्किल लगती है, और क्योंकि भगत सिंह ने वो लेख अपने नाम से लिखे नहीं, मैंने सिर्फ एक लेख है जो भगत सिंह के नाम से मिलता है, या कहना चाहिए कि वो सांकेतिक रूप में उनके नाम को प्रदर्शित करता है, BS सिंधु। तो BS सिंधु नाम से इनका जो लेख है, उसको आप
आप कोडिफाई कर सकते हैं, ये भगत सिंह सिंधु लिखा। अच्छा, ये चीज सिंधु लिखना जो है ना, ये मान लीजिए संधु है, वो माने वो कुनबे के नाम से संधु है, लेकिन भगत सिंह की भतीजी जिसने ये किताबें लिखी उसने भी अपने आप को सिंधु लिखा, वीरेंद्र सिंधु। और भगत सिंह ने भी अपने जीवन काल में जो एक लेख अपने नाम से जाहिर किया तो उसको बीएस सिंधु नाम से। तो ये सिंधु वो अपनी जातीय जो कहते हैं कास्ट के नाम से नहीं, वो सिंधु असल में सिविलाइजेशनल नाम से होता है। माने सिंधु अपने आप को वो सिंधु सभ्यता से जोड़ते हैं कि ये जो हमारी सिंधु सभ्यता थी, सिंध की जो सभ्यता थी, तो उस सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपने आप को देखते हैं। वो एक जाटों की एक जाति के रूप में नहीं देखते। माने यही पहले अपनी पहचान के रूप में ही वो ये साफ कर देते हैं कि आई एम ए सिविलाइजेशनल मैन, आई एम नॉट बिलोंग टू ए नैरो कास्ट और नैरो रिलीजन। तो वो मैंने सिविलाइजेशनल अपनी हस्ती की वजह से। अच्छा, फिर उनके शख्सियत में कुछ ऐसी आकर्षक बातें थी, वो आकर्षक बातें ऐसी थी कि उनका हर साथी उनको अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था। उनको लगता था भगत सिंह मेरे सबसे करीबी है। मैंने बटुकेश्वर दत्त को भी लगता था, शिव वर्मा को भी लगता था, जयदेव कपूर को भी लगता था, अजय घोष को भी लगता था, और बटुकेश्वर दत्त को भी लगता था, जतिन दास को भी लगता था। जतिन दास ने अपने प्राण जो है 13 सितंबर 1929 को जेल में, जब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्यागे हैं, तो उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास भी उनके साथ जेल में, उनको इजाजत मिल गई थी जेल में रहने की उनके साथ। लेकिन भगत सिंह ने अपने, जतेंद्रनाथ दास ने तो अपने प्राण त्यागे भगत सिंह की गोद में। भगत सिंह की गोद में उनका सिर था और सारे साथी पास में बैठे थे, किरण चंद्र दास भी बैठे हुए थे, और वो गीत गा रहे थे काजी नजरुल इस्लाम के उनका जो महाविद्रोही गीत जो है, विद्रोही ममवीर चिरुन्नत शीर, और टैगोर का गीत गा रहे थे, एकला चलो रे। तो ये भगत सिंह मैंने बंगला भी जानते थे, बंगला भी गाते थे, मैंने काजी नजरुल इस्लाम के गीत भी गाए और उन्होंने ये टैगोर के गीत भी गाए। तो जतिन दास इसी को सुनते सुनते उन्होंने अपने अंतिम सांस ली। तो ये मैंने, और दूसरी बात ये है कि आकर्षण उनके, आपने बात की, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, जो आपने अपना डिजिटल पोस्ट बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया। उसमें आपने, हालांकि हम ही उसको प्रचारित कर रहे हैं, भगत सिंह के 4 असली चित्र लगाए। ये सबसे जरूरी बात है कि जाने में कौन में सबसे बड़ी बात ये भी है कि भगत सिंह के असली चित्र तक लोग नहीं जानते, माने उसका असली चेहरा भी लोग नहीं जानते। चेहरा भी अपने रंग में रंग के जो है लोगों को दिखा देते हैं, कोई पीली पगड़ी पहना के दिखा देता है, कोई कैसी पगड़ी कैसी शक्ल बना के दिखा देता है। भगत सिंह की ज्यादातर जो पब्लिक डोमेन में आपको मिलते हैं चित्र, वो ज्यादातर पेंटिंग बेस्ड हैं, दे आर ऑल फेक चित्र, फेक है, नकली चित्र भी। असली चित्र वही 4 हैं जो आप अपने डिजिटल पोस्ट में लगाए हैं। एक वो 11 साल की उम्र का है, छोटी सी वो अपने असली चित्र में वो कुर्सी पे बैठा हुआ है घर में, और एक 17 साल का है जो सफेद कुर्ते पजामे में ऊपर सर के ऊपर सफेद पगड़ी रखी हुई, और तीसरा वो जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर चारपाई पे खुले केश बैठे हुए हैं, वो उनका असली चित्र है। और आखिरी असली चित्र 3 या 4 अप्रैल 1929 को खींचा है दिल्ली के कश्मीरी गेट के रामनाथ फोटोग्राफर से। वो रामनाथ फोटोग्राफर की दुकान अभी कुछ साल पहले तक थी, और वो हैट वाला जो चित्र है, वो हैट वाला कश्मीरी गेट में, कश्मीरी गेट में राजपाल एंड सन्स के पास ही थी वो दुकान। वो उसके केस में उसको वो केस में उनकी गवाही भी हुई थी, ये भी याद है, गवाही भी हुई थी, एग्जैक्टली गवाही भी हुई थी। तो वो सिर्फ ये 4 असली चित्र हैं। अब देखें कि मैंने वो आपके लिए ये दिलचस्प कॉलेज ड्रामा सोसाइटी के लिए और तमाम नाट्यकर्मी के लिए कि असल में जो उनका पगड़ी वाला चित्र है वो असल में ड्रामा ग्रुप का चित्र, उसमें से काट के हम लोगों ने उसको एडिट करके अकेले चित्र के रूप में हमने उसको प्रचारित किया है। लेकिन वो 5वां चित्र जो है, लेकिन वो 5वां चित्र उससे अलग नहीं, क्योंकि उस ड्रामा ग्रुप में ही वो चित्र है। वो सारका ने बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले यशपाल का एक अंक निकाला था, उसमें यशपाल ने भी संस्मरण लिखे थे। यशपाल तो उनके साथ ही पढ़ते थे वहाँ नेशनल कॉलेज में, और साथ साथ नौका विहार भी करते थे लाहौर में रावी तट पे के ऊपर, और बड़ी बड़ी बातें भी करते थे सब आपस में।
तो उसमें वो यशपाल ने वो चित्र दिए हुए हैं। तो ड्रामा ग्रुप वाला चित्र भी जो है वो यशपाल ने उसमें दे रखा था सारका में। तो उसमें सारे ही लोग हैं और बीच में भगत सिंह खड़ा हुआ है इस पगड़ी के साथ, सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ते पजामे के साथ। और वो 5-7 ड्रामों के, उनके नाटकों के करने के जिक्र मिलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी उन्होंने किया है, और हरिश्चंद्र भी शायद किया है उन्होंने, महाराणा प्रताप किया है, और एक नाटक उनका खुद सरोजनी नायडू ने देखा। सरोजनी नायडू आई हुई थी लाहौर में, और जाहिर है कि नेशनल कॉलेज जो है वो तो सारे ही नेशनलिस्टों का एक तरीके से कहना चाहिए ठिकाना था, और लाला लाजपत राय ने इसे स्थापित किया था, और आचार्य दिगंबर किशोर उसके फाउंडर प्रिंसिपल थे। चला वो सिर्फ 5 साल, 1921 से लेकर 1926 तक, और आचार्य दिगंबर किशोर चले गए तो उसके बाद प्रिंसिपल छबील दास उसके प्रिंसिपल हो गए, और भाई परमानंद उसके कहना चाहिए वाइस प्रिंसिपल भी थे, या कहना चाहिए असल में इस कॉलेज को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तीनों का दर्जा हासिल था। माने लाला लाजपत राय इसके चांसलर थे, भाई परमानंद इसके वाइस चांसलर थे, आचार्य दिगंबर किशोर इसके प्रिंसिपल थे। माने कॉलेज भी था और यूनिवर्सिटी भी थी और स्कूल भी था। माने ये 1921 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की कॉल दी है, तब उन्होंने अपने नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की भी कॉल दी थी कि सब जगह अपना भारतीय शिक्षा पद्धति अपनाओ और उसके स्कूल खोलो। खुद गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ स्थापित किया अहमदाबाद में, काशी में काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ, और उसी परंपरा में ये नेशनल कॉलेज स्थापित हुआ। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत जगह स्थापित हुए। तो उसमें, और गुजरात विद्यापीठ तो आज भी चल रहा है, काशी विद्यापीठ भी आज भी चल रहा है, लेकिन ये लाहौर का नेशनल कॉलेज जो है वो 5 साल में ही अपनी उम्र पूरी करके खत्म वो हो गया था। तो खैर, तो उसमें ये ड्रामा ग्रुप में, और बहुत ही जिसको कहना चाहिए सिनिक वातावरण था, बहुत वार्म एटमोसफियर था नेशनल कॉलेज का। वहाँ पे मैंने एक जमाने में जेएनयू का ऐसा एटमोसफियर था, जहाँ मैं पढ़ाया तो मैंने बाद में अभी, लेकिन मैं जेएनयू का छात्र भी रहा। तो 77 से 82 तक मैं जेएनयू में रह के मैंने पीएचडी किया है। लेकिन हमारे वक्त में जो जेएनयू का माहौल था वो वैसा ही माहौल था जैसा कभी नेशनल कॉलेज में रहा होगा। माने टीचर और स्टूडेंट आपस में दोस्त होते थे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते थे। एक टीचर को भी इस बात की कोई शर्म नहीं थी कि मेरा स्टूडेंट मेरे से ज्यादा पढ़ा है और मैं उससे सीख लूंगा, और स्टूडेंट को भी ये डर नहीं लगता था कि ये तो गुरुजी है, तो मैं गुरुजी से के सामने जुबान न खोलूं अपनी। तो ये एक दोस्ताना एटमॉस्फेयर जो नेशनल कॉलेज में था, वही आपको बाद में जेएनयू में आके मिला। अब तो वो जेएनयू का माहौल नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 6 साल में लगभग उसको नष्ट ही कर दिया गया है। मैंने जिस तरह की सरकार पिछले 6 साल में चल रही है हिंदुस्तान में, तो ये पूरी आज़ादी के संग्राम की सारी ट्रेडिशन को नष्ट कर देना चाहती है। इसलिए नष्ट कर देना चाहती है क्योंकि इनका हिस्सा कुछ नहीं है इसमें। ये तो गद्दार थे, ये तो आरएसएस के लोग और ये सारे लोग थे, ये तो अंग्रेजों के चाटुकार थे। इनका तो कोई आज़ादी के संग्राम से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसलिए जो जैसी भी आज़ादी मिली थी, तो उसकी सारी परंपरा को ये नष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसलिए जेएनयू को नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू जो है वो नेशनल कॉलेज का ही एक तरीके से परंपरा का ही अगला विस्तार था। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीजें उसके व्यक्तित्व बनने में इन सब चीजों ने योगदान डाला है। मैंने घर का माहौल ऐसा था। एक चीज और साफ होनी चाहिए कि भगत सिंह के घर जो है बहुत अमीर समृद्ध परिवार था। ये हिंदुस्तानियों को आदत है कि जब किसी को बड़ा बनाना हो तो उसको गरीब बना दो, बिल्कुल गरीब बना के पेश करो, जैसे वो बहुत गरीब है। और उससे जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ करते हैं, कि लाल बहादुर प्रेमचंद के साथ करते हैं। प्रेमचंद भी इंसिडेंटली कभी इतने गरीब नहीं थे जितना उनको दिखा दिया जाता है। अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी उनको। मैंने स्कूल में इंस्पेक्टर थे, स्कूल के इंस्पेक्टर होने में कोई कम तनख्वाह नहीं होती। तो वो मैंने अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग थे। और भगत सिंह का परिवार तो बहुत ही समृद्ध परिवार था। मैंने जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे तो मैं जाकर आया हूँ 2007 में, उस घर को भी देखा है। तो बहुत बड़ा विशाल घर था जिसमें अब 4 परिवार रहते हैं, और 6 एकड़ का आमों का बाग था वहीं पे उनके, जो किसी ने मेरे जाने से पहले 2007 से पहले किसी ने बताया भी नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा आमों का बाग भी था।
मैंने वहाँ कीमत पूछी उसमें कि, तो उन्होंने कहा आज के ज़माने में उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी, उस आमों के बाग। वो आमों का बाग आज भी है, आज भी है, वो उसको किसी ने नष्ट नहीं किया, जिसको भी वो अलाट हुआ होगा आगे उसने उसको संभाला हुआ है, घर भी संभाला हुआ है। असल में जिस कमरे में भगत सिंह का जन्म हुआ था, वो 2 कमरे उस परिवार ने हेरिटेज के रूप में दे दिए, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या वहाँ की सिविल सोसाइटी ने मिलके 2 कमरों को बहुत ही, अब तो वो सोशल मीडिया पे सब कुछ आम ही मिलता है, तो वो एक यादगार बन गई है। भगत सिंह जिस स्कूल में पढ़े थे उसमें चक नंबर 105 गांव में, उस प्राइमरी स्कूल को भी हेरिटेज का दर्जा दे दिया। मैंने वो तो पाकिस्तान सरकार ने ही दिया है, और कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि उस गांव का नाम भी भक्ता वाला या ऐसा कुछ रख दिया है। उसकी तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन है कि उस प्राइमरी स्कूल को भी 8 लाख या बहुत पैसा देके उसको रेनोवेट करके उसको हेरिटेज बनाया गया। और जिस घर में वो पैदा हुए उस घर के ही मालिक ने, वो अब तो उस घर के मालिक भी नहीं रहे, वो इकबाल थे उनका नाम था, वो एडवोकेट थे लायलपुर में ही, लायलपुर से आते जाते थे, अब लायलपुर का नाम फैसलाबाद हो गया है। तो लेकिन उस घर परिवार को उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, तो इसलिए 2 कमरे उन्होंने अपनी इच्छा से ही देके, तो उसमें पूरा एक हेरिटेज, एक एग्जीबिशन, वहाँ पे तमाम क्रांतिकारियों की, देशभक्तियों की तमाम चित्र लगे हुए हैं, एक लाइब्रेरी जैसा माहौल बना हुआ है। तो वो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियो फिल्म बनाई हुई हैं जो सोशल मीडिया पे खूब चलती रहती। तो खैर ये मैंने सारी चीजें उसमें, उन्होंने बचपन से एक उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जिस एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ी बौद्धिकता का निर्माण भी था। मैंने उनके घर में उर्दू के और अंग्रेजी के, पंजाबी में तो उन दिनों कम छपता था, और हिंदी के, और इस तरह की पत्रिकाएं घर में आती थी, और वो 3-4 साल की उम्र से, 5-6 साल की उम्र से ही उनको पत्रिकाओं को देखने पढ़ने लगे थे। और जब उनका जन्म हुआ, भागा वाला आपने जिक्र किया, काले पानी से तो नहीं, लेकिन वो उनके चाचा अजीत सिंह जो है, उनके चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों ने मिलके पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। आपको तो बहुत सारी चीजें नाटक के रूप में भी बहुत पसंद आएंगी इन सब चीजों के बारे में। लाला बांके दयाल ने 1907 में ये गीत लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लुट लिया माल तेरा लुट लिया माल वे। तो उस वक्त जो होता था, मैंने साहूकार जमींदारों को लूटता है, किसान को लूटता है, और उस वक्त 1907 का किसान भी बहुत गहरे रूप में कर्ज में डूबा हुआ था, जैसे आज का किसान डूबा। आज का किसान तो आत्महत्याएं कर रहा है, 20 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं पिछले 15-20 साल में, और उस वक्त का किसान आत्महत्याएं तो नहीं कर रहा था। और उस वक्त का किसान को लड़ने के लिए प्रेरित किया था चाचा अजीत सिंह ने। तो चाचा अजीत सिंह को, और भारत माता सोसाइटी था नाम उसका, और ज्यादातर तो उर्दू चलता था उन दिनों, तो मुहब्बाने वतन नाम था। मैंने मुहब्बाने वतन अल्टरनेटिव भी थे, वो हिंदी में भारत माता सोसाइटी कहते थे और उर्दू में मुहब्बाने वतन कहते थे। तो उसकी तरफ से वो तहरीक चलाई गई थी। उस तहरीक में बहुत जगह उन्होंने मीटिंग की, लायलपुर में, लाहौर में, और किसानों को संगठित किया, और अंग्रेज सरकार ने उनको दोनों को मांडले जेल में भेज दिया। तो वहां से 1909 में लाला लाजपत राय तो छूट कर आ गए, और उसके बाद से अजीत सिंह उनके चाचा जो थे वो तो एग्जाइल में चले गए, 38 साल तक एग्जाइल में रहे, दर बदर रहे, देश बदर रहे, लैटिन अमेरिका में रहे ज्यादा देर तक, अर्जेंटीना में रहे और बहुत सारे मुल्कों में रहे, ब्राजील में भी रहे और इटली में भी रहे। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रेडियो था उसमें भी वो ब्रॉडकास्ट करते रहे। तो अल्टीमेटली मार्च 47 में ही वो भारत लौट आए थे, जब प्रधानमंत्री नेहरू जो है इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने उनको वापस बुलाया, और उसके बाद से 15 अगस्त 47 को वो डलहौजी में, वो तपदिक के रोगी थे बहुत, तो उनकी सेहत खराब थी, तो वहीं पे नेहरू जी वाला भाषण सुन के ट्रस्ट में दस्त नहीं, रात को 12 बजे भाषण सुना और सुबह 3 बजे के करीब उनका देहांत हुआ डलहौजी में, ठीक 15 अगस्त के दिन। तो उस परिवार से उनके ऊपर, भगत सिंह के ऊपर अजीत सिंह का असर सबसे ज्यादा था। मैंने घर में उनसे अगर किसी का कोई असर
कबूल किया उन्होंने, तो वो अजीत सिंह का था। मैंने कहा यह जाता है कि वो आर्य समाज के प्रभाव में थे। उनके दादाजी आर्य समाजी जरूर थे, लेकिन वो आर्य समाजी भी थे और सिख भी थे। वो दोनों परंपराओं को निभाते थे। ये अकेली फैमिली थी पंजाब की जो बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग फेथ्स को एक ही समय अपनाए हुए। मैंने अमृतसर में, लाहौर में आर्य समाजियों के बीच और सिखों के बीच काफी दंगे फसाद भी होते रहे, लेकिन अर्जुन सिंह जो थे वो खुद वैद्य थे, वैद्यगिरी का काम करते थे। उन्होंने आर्य समाज को भी अपनाया हुआ था और सिख धर्म को भी अपनाया हुआ था। सिख धर्म में तो थे ही, सिख धर्म तो परिवार ही था वो। तो उसमें कारण ये था कि आर्य समाज उस समय बहुत ही एक प्रोग्रेसिव रोल था, वो एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेसिव था। और देखिए तीनों बेटे अर्जुन सिंह के, किशन सिंह, अजीत सिंह और छोटे स्वर्ण सिंह, तीनों को साईदास एंग्लो वैदिक स्कूल जालंधर में तीनों ने 10वीं पास की वहां से। और अजीत सिंह ने बाद में बरेली कॉलेज से लॉ पास किया और लॉ में फर्स्ट स्टैंड की। मैं उस बरेली कॉलेज में गया हूँ जहाँ पे नाम पट्टिका लगी हुई है। तो अजीत सिंह की नाम पट्टिका मैंने खुद देख कर आया हूँ कि वो 1904 में उन्होंने लॉ में टॉप किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी की लॉ परीक्षा में तो टॉप किया था। तो वो मैंने, ऐसा परिवार था वो। और मैंने उन दिनों तो 10वीं पास करनी भी एक बहुत बहुत बड़ी योग्यता मानी जाती थी। तो वो इतना समृद्ध परिवार था, लेकिन उतना ही समर्पित परिवार भी था देश के प्रति, और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार था। मैंने सरदार किशन सिंह ने, भगत सिंह के पिता ने, गदर पार्टी के हीरो जो भगत सिंह के भी हीरो बने, करतार सिंह सराभा, इनके घर आते थे। और इनके घर चंदा किशन सिंह ने 1000 रुपए चंदा दिया उन दिनों। 1000 रुपए चंदा 1914 में देना, आप समझ लीजिए कि आज उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तो 50,000 से कम नहीं है। और 50,000 की कीमत का चंदा आप एक गदर पार्टी के क्रांतिकारी को दे रहे हो जो बहुत भयंकर, जिसकी अंग्रेज के साथ जिसका बहुत दुश्मनी है। और वो जज ने अपने फैसले में लिखा है, जो करतार सिंह सराभा को फांसी का फैसला है, उस फैसले में जज ने खुद लिखा हुआ है। ये मेरी एनबीटी से छपी हुई किताब करतार सिंह सराभा का जो मोनोग्राफ है, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीनों में छपी है। तो उसमें उस फैसले की मैंने प्रति दे रखी, वो तीनों भाषाओं में वो प्रति है उसमें। तो उसमें कहा है कि शरारती किशन सिंह ने, मैंने अपनी अंग्रेजी जो उनकी अंग्रेज की भाषा थी, तो कॉलोनियल की भाषा में उसने लिखा है कि उस शरारती किशन सिंह ने इस गदर पार्टी को 1000 रुपए चंदा दिया। तो मैंने ये इस तरह का, और भगत सिंह 7 साल की उम्र में 16-17 साल के या 18 साल के करतार सिंह सराभा को देखता था, और इतना खूबसूरत, जितना खूबसूरत भगत सिंह था उतना ही खूबसूरत करतार सिंह सराभा भी। तो करतार सिंह सराभा से, और करतार सिंह सराभा के लिए तो एक उसको कहा जाता था कि ही इज लाइक डायनेमो, वो तो बिजली व्यक्तित्व था उसका। मैंने ऐसे पूरे पंजाब में, आपने भाई रणधीर सिंह का जिक्र किया, असल में भाई रणधीर सिंह ने गदर पार्टी में हिस्सा जरूर लिया था, और लेकिन करतार सिंह सराभा वो आदमी था जो 18 साल की उम्र में पूरा पंजाब जो है साइकिल पे घूम जाता था, साइकिल पे घूम जाता था और घूमता घामता रहता था। पुलिस वालों को भी खूब धोखा दे जाता था। मैंने, पुलिस उससे पूछते थे कि फलां जैसे आदमी को देखा, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो इस तरफ गया, जबकि वो खुद ही होता था। तो वो मैंने इस तरह का व्यक्तित्व था जिसका दूसरे नंबर पर प्रभाव जो उसके ऊपर पड़ा भगत सिंह के ऊपर, वो करतार सिंह सराभा था। तो करतार सिंह सराभा तो नौजवान भारत सभा जो बाद में भगत सिंह वगैरह ने बनाई, तो उसका सबसे पहला काम ये होता था जब भी वो जलसा करते थे, जैसे आजकल तो जलसा लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, आजकल तो मीटिंग हो गई है, जलसा भूल ही गए हैं लोग। तो जलसे में वो स्टेज के ऊपर सबसे पहले करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे, उसको फूलमाला पहनाते थे, फिर अपनी जलसे की कार्रवाई शुरू करते थे। तो और एक चित्र करतार सिंह सराभे का भगत सिंह की जेब में भी रहता था। तो ये मैंने इस तरीके से भगत सिंह के व्यक्तित्व का विकास बहुत छोटी उम्र से हो रहा था। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने सराभा को इतनी नजदीक से देखा। और आपने वो कहानियां तो सुनी हैं, लोक कथा ही है कि नंद किशोर मेहता जो उनके पिता के दोस्त थे, और गदर पार्टी वाले केस में जिसमें सराभा को फांसी हुई, उसमें एक्यूज नंबर 1 थे।
वो असल में पहला लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है उसको। वो नंदकिशोर मेहता वर्सेस मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो उसमें 61 लोग थे उस केस में। तो नंदकिशोर मेहता तो खैर बरी हो गए थे उस केस में। तो वो किशन सिंह के बहुत करीबी दोस्त थे। जब ये कहा जाता है कि भगत सिंह 3-4 साल की उम्र में ये किशन सिंह और नंदकिशोर मेहता दोनों सैर कर रहे थे खेतों में, तो भगत सिंह कुछ बीज बीज रहा था, तो हंसते हुए पूछा नंदकिशोर मेहता ने, तुम क्या करते हो भगत सिंह? तो उसने कहा, दम्बुक्के बीज रहा हूँ। तो दम्बुक्के हंसने लगते हैं, मैंने बड़े लोग हंसते हैं, बच्चा अपनी जुबान में बोला दम्बुक्के, तो उसने कहा दम्बुक्के बीज के क्या करोगे तुम? तो उसने कहा दम्बुक्कों की फसल लहलाएगी और मैं अपने चाचा अजीत सिंह को आजाद कराऊंगा उससे, दम्बुक्कों से, तो मैंने इतनी बड़ी फसल हो जाएगी। तो ये उस तरह 3-4 साल की उम्र से उसके अंदर ऐसे प्रभाव पड़े हुए थे कि उसके चाचा के साथ अंग्रेजों ने इतनी ज्यादती की है, इस तरीके से उनको घर से बाहर कर दिया है। तो इस तरीके से फिर 12 साल की उम्र होते होते वो अपना जलियांवाला बाग कांड हो गया। और जलियांवाला बाग कांड में भगत सिंह तब स्कूल जाते थे, लेकिन उस दिन स्कूल नहीं गए। 13 अप्रैल को कांड हुआ, 14 अप्रैल को अमृतसर लाहौर का फर्क कितना है, जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का फर्क है, उससे कम वक्त लगता था लाहौर से अमृतसर पहुंचने में। तो मैंने वो सुबह की गाड़ी से गए अमृतसर और सीधे जलियांवाला बाग गए। वहाँ खूनो खून हालत देखी लोगों की, और खून से सनी मिट्टी एक शीशी में भर के ले आए। घर में शाम को घर पहुंच गए और उदास चेहरा देखा। तो छोटी बहन ने, बीबी अमर कौर ने पूछा, भैया तुम सारा दिन कहाँ थे, तुमने आज कुछ खाया भी नहीं? तो वो उसने शाम को भी नहीं खाया और उसने वो खून सनी मिट्टी आले में रख दी। तो ये उसने कहा, ये हमारे शहीदों का खून है। और दोनों भाई बहन जो है, जगमोहन सिंह की माँ थी, मैंने हमारे जो सहयोगी लेखक थे भगत सिंह के सगे भांजे, बीबी अमर कौर के बेटे। तो बीबी अमर कौर 3 साल छोटी थी भगत सिंह से। मैंने भगत सिंह को जब फांसी हुई 23 साल की उम्र में, तो बीबी अमर कौर 20 साल की थी। और जो उसके पीछे भाग के वहां पहुंचे थे, जहाँ पे भगत सिंह को ले जाके तीनों शहीदों की लाशों को ले गए थे बॉर्डर के पास गंडा सिंह वाला गांव में, तो वहां पे जाके उनको जला दिया था ऐसे मिट्टी के तेल के साथ। तो वहां पे पहुंचने वालों में लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती देवी भी थी और बीबी अमर कौर भी थी। तो सैकड़ों और लोग थे जो वहां पे रातों रात चल के पहुंच गए थे। और फिर जली हुई उनकी आधी जली हुई अस्थियां लेकर वापस लाहौर आए थे, मैंने रातों ही रात में। कसूर लाहौर से कसूर जो है, अब तो सारा कुछ अलग हो गया, लोगों को कल्पना ही नहीं है कि लाहौर क्या था और कसूर क्या था। और लेकिन फिरोजपुर को सब जानते हैं, लेकिन फिरोजपुर के सामने ही तो कसूर है, और अमृतसर के सामने ही तो लाहौर है, और जम्मू के सामने ही तो सियालकोट है। अब ये सारा इतिहास हमारा इतना सब कुछ बिगड़ गया, इतना सब कुछ ऐसे हो गया कि जो सामने हमारा अपना ही शहर था कुछ साल पहले तक, अब उसका नाम भी नहीं जानते। वे मुंडिया सियालकोटिया गाने भी सब भूल गए। तो वो सारा इस तरीके से था कि वो मैंने उस माहौल में भगत सिंह का व्यक्तित्व बना। और उसके बाद से मैंने 12 साल की उम्र में जब उन्होंने ये देख लिया, और उसके बाद तो काफी ज्यादा 11-12 साल की उम्र में तो उन्होंने खत तक लिखने शुरू कर दिए थे अपने दादाजी को, चाची को। और उसमें खतों में भी लिखना शुरू कर दिया था कि यहाँ अब रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं। अब 11-12 साल की उम्र में लिख रहे हैं कि यहाँ रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं। और उनके चाचा स्वर्ण सिंह, वो तो 23 साल की उम्र में ही जेल में तपदीक होने की वजह से, जेल के अत्याचारों की वजह से वो तो 23 साल की उम्र में ही मर गए थे, शहीद हो गए थे एक तरीके से। तो अपनी चाची को लिखते हैं कि चाची, चाचा जी का चित्र बन गया है, मैं लेके आऊंगा। वो पंजाबी में लिखा खत उन्होंने। तो उनकी चाची हुकुम कौर जो थी, स्वर्ण सिंह की विधवा, तो हरनाम कौर की पत्नी, हरनाम कौर चाचा अजीत सिंह की पत्नी थी, जो कसूर की थी। मैंने वो कसूर की थी, और वो तो सारी उम्र विधवा जैसी रही। मैंने 38 साल वैधव्य ही काटा एक तरीके से। आखिरी 5-6 महीने आए अजीत सिंह, और मार्च से अगस्त तक बस रहे, वो सेवा में गुजर गए। मैंने तबदीक के मरीज हो गए थे, वो डलहौजी में रहे उनके पास। तो वो मैंने चाची को भी खत में ही लिखा कि मैं चाचा के जी का चित्र बन गया है, तो लेकर आऊंगा। तो इस तरह की चीजें 11-12 साल की उम्र में उनको ये सोझी जो है, 14 साल की उम्र में वो खत उन्होंने लिखे सारे। तो उसी के चलते 16 साल की उम्र में उन्होंने ये लेख लिख दिया, मैंने पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, और जिसको 1933 में
हिंदी संदेश में भीमसेन विद्यालंकार ने फिर खुद छापा। मैंने उनके शहादत के 2 साल बाद इस लेख को छापा। तो ये लेख तो भगत सिंह के अपने नाम से है। तो मैंने बाकी जितना वो प्रताप में कुछ लेख लिखे, युवक, मैंने युवक और जो दूसरा लेख है विश्व प्रेम, जो 1924 और 25 में लिखे भगत सिंह ने, तो ये मतवाला निकालते थे वहां से कलकत्ता से शिवपूजन सहाय। तो शिवपूजन सहाय ने छापे और शिवपूजन सहाय को पता था कि ये लेख भगत सिंह के। उनको जहाँ से भी ये लेख पहुंचे, वो बलवंत नाम से गए थे लेख, तो उसमें छद्म नाम से थे, तो उन्होंने खुद ही अपने बाद में ये सारी चीजें बताई कि ये लेख भगत सिंह के आए हैं हमारे पास, और फिर वो लेख छपे। और वो मैंने युवक लेख में तो मैं तो कहूँगा, अब प्रताप जी भी हिंदी के ही अध्यापक रहे हैं, मैं भी हिंदी का अध्यापक रहा हूँ, लेकिन हिंदी का अध्यापक होते हुए मैं कहता हूँ कि इतनी भयंकर हिंदी है उस युवक लेख की। मैंने संस्कृताइज्ड हिंदी, इतनी संस्कृताइज्ड हिंदी है कि एक हिंदी के अध्यापक को भी उसके लिए डिक्शनरी हिंदी की देखनी पड़ती है, जिसकी, क्योंकि दादाजी ने संस्कृत की घुट्टी पिला रखी थी भगत सिंह को। तो दादाजी क्योंकि बहुत ज्यादा उस तरह से सांस्कृतिक थे, तो भगत सिंह ने लिखा है कि मेरे संस्कृत में तो 150 में से 110 अंक आए हैं और अंग्रेजी में 150 में से 68 हैं, लेकिन मैं पास हूँ। मैंने अंग्रेजी, जो अंग्रेजी उनकी कमजोर मानी जाती थी, उस अंग्रेजी में उन्होंने बाद में सारा कुछ ही लिखा। ये जो भाई मैंने एथियस्ट भी है, ये भी सब अंग्रेजी में लिखा। और अंग्रेजी के स्पेलिंग की उनकी एक गलती आज तक कोई आदमी नहीं निकाल सका। जितनी भी उसकी वो सारी अंग्रेजी थी, वो इतनी एक तरीके से शुद्ध अंग्रेजी थी। मैंने उनकी उर्दू भी शुद्ध थी, हिंदी भी शुद्ध थी, अंग्रेजी भी शुद्ध थी, पंजाबी में गड़बड़ थी। पंजाबी के जो उनके खत हैं, तो उनके गुरुमुखी में जो लिखे हुए हैं, तो उसमें स्पेलिंग की बहुत गड़बड़ी है। तो वो स्पेलिंग, उनको पंजाबी असल में उन्होंने खुद पंजाबी अपने स्कूल वगैरह में तो पढ़ी नहीं थी। जब वो सिंह सभा मूवमेंट चल रही थी और ननकाना साहब में मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने पंजाबी सीखी थी अपने से घर में ही। और वो इसलिए भी सीखी थी क्योंकि चाची हुकुम कौर को पंजाबी के अलावा कुछ आता नहीं था। तो वो मैं इतनी बातें आपसे कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं जब मुझे का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, मुझे इतना बताएं कि जिसमें मैं खत्म करने की कोशिश, आप चाहें तो अभी मैं थोड़ा समेट दूं इसको। जी जी जी। हाँ, तो मैं 2-4 मिनट में समेट देता हूँ इसको। जी जी। तो मैंने बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि की जाना मैं कौन, या मैं भगत सिंह क्या थे, तो मैं समझता हूँ कि उसको उनको समझने के सिर्फ सबसे अच्छे तरीके यही हैं कि किसी की भी व्याख्या को आप मत मानो। हो सकता है आपको व्याख्या अच्छी लगे, अगर आपको व्याख्या तर्क के तौर पे अच्छी लगती है, आप उससे सहमत, आप मान भी सकते हैं, लेकिन भगत सिंह को एक व्यक्तित्व के रूप में समझने के लिए व्याख्या के ऊपर मत जाइए। वो मेरी, क्योंकि मेरी भी अपनी व्याख्या है, मैं कह रहा हूँ मेरी व्याख्या भी मत मानिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी व्याख्या मत मानिए आप। अगर आपको तर्क से मेरी व्याख्या ठीक लगे तो मानिए, नहीं तर्क से ठीक लगे तो मत मानिए, लेकिन आप भगत सिंह को डायरेक्टली कन्फ्रंट करिए, उनकी राइटिंग पढ़िए और उनके साथियों के उनके बारे में संस्मरण पढ़िए, और उनकी जो एक्टिविटीज है, मैंने कामरेड रामचंद्र की एक किताब है जो भगत सिंह के सबसे करीबी लोगों में से, क्योंकि नौजवान भारत सभा के वो रामचंद्र प्रेसिडेंट थे और भगत सिंह सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने मिलकर बनाई थी। तो कामरेड रामचंद्र तो बेचारे सारी उम्र जो है वो पार्टीशन पूर्व पंजाब में भी एमएलए रहे, पार्टीशन के बाद वाले पंजाब में भी एमएलए रहे, जब हिमाचल बन गया तो हिमाचल में भी एमएलए रहे। तो उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके, प्रताप जी को शायद मालूम होगा, तो वो मैंने अपनी जेब से खर्च करके हिस्ट्री ऑफ नौजवान भारत सभा अच्छे सारे लिखी, उन्होंने 2 किताबें और लिखी। मैं तो उनसे मिल नहीं पाया, मैं तो उनके बेटे से ही मिला, और उनके बेटे भी अब नहीं रहे, तो उनके बाकी परिवार के कुछ लोग हैं। तो अपने जेब से खर्च करके, अपनी तरफ से इतना शोध करके वो सारी किताबें लिखी। उनके ऊपर निर्भर करिए, वो उनका सच्चा इतिहास है जो उनके साथियों ने लिखा है, और उससे उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाइए वो कौन थे। आप अपने से फैसला करिए, कोई किसी की भी मानने की जरूरत नहीं। आप भगत सिंह की राइटिंग से जो आपको ठीक लगे उसको देखिए, और जो उनके साथियों ने लिखा है उसको देखिए, और उसके बाद से जैसा भी चित्र आपके मन में भगत सिंह का बने, वो वामपंथी बनता है, दक्षिणपंथी बनता है, कम्युनिस्ट बनता है, कम्युनिस्ट विरोधी बनता है, जो भी बनता है उसको आप मान लीजिए। बस मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है भगत सिंह को ये जानने समझने का कि जाना मैं कौन, तो वो यही है। भगत सिंह तो खैर अपने बारे में खूब जानते थे, उन्होंने
कोई भी अपने बारे में अस्पष्टता नहीं रहनी। मैं आपको इस खैर भाई मैंने अच्छा बस ये आखिरी बात ये कहता हूँ, आज 27 सितंबर है। आज के दिन 27 सितंबर 1931 को द पीपल के लाहौर से जो निकलता था, लाला फिरोजचंद जिसके एडिटर थे, जिसको स्थापित किया था लाला लाजपत राय ने, उसके 27 सितंबर 1931 के अंत में YMN एथियस्ट का सबसे पहला पब्लिकेशन हुआ। आज मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसी पेज को डाला हुआ है, और आज मैंने कहा कि इस लेख को छपे हुए आज 89 ईयर हो गए, और उसमें उन्होंने वो स्पष्ट किया है कि वो मैंने भाई रणधीर सिंह वाला जो मामला था, तो भाई रणधीर सिंह के मामले में, क्योंकि भाई रणधीर सिंह ने भी बाद में अपने संस्मरण लिखे, अब ये की जाना में कौन, इस संदर्भ में भी समझना जरूरी है कि आपने थोड़ी सी चर्चा की भाई रणधीर सिंह की। भगत सिंह इतने मतलब कहना चाहिए शार्प थे दिमाग के, कि उन्होंने रणधीर सिंह के साथ बातचीत के बाद ये अंदाजा लगा दिया कि अगर मैंने इस मुलाकात का कोई विवरण ना लिखा तो मुझे कुछ का कुछ बना के पेश कर दिया जाएगा। इतनी शार्पनेस से समझ के उन्होंने 4 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी भाई रणधीर सिंह, क्योंकि भाई रणधीर सिंह को उसमें जेल से छूटना था, तो जेल से छूटने से पहले 2 घंटे उनको मिल गई इजाजत, तो 2 घंटे बातचीत कर ली, और 5 और 6 अक्टूबर को लिख दिया उन्होंने ये लेख, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैंने नहीं लिखा तो भाई रणधीर सिंह कुछ का कुछ बना देंगे, और वही हुआ बाद में। भाई रणधीर सिंह ने जो अपने संस्मरण लिखे उसमें ये लिख दिया कि भगत सिंह ने अपनी पश्चाताप किया मेरे सामने, अपनी गलती मान ली, और कहा कि जब वो फांसी पे चढ़े तब तक उनकी 6-6 इंच दाढ़ी हो गई थी, जो सरासर झूठ है। मुझे ये कहते हुए थोड़ा मतलब मुश्किल कहना तकलीफ दे लगता है कि मैं भाई रणधीर सिंह की बात को इस तरह से काटूं, क्योंकि भाई रणधीर सिंह की इज्जत हम भी करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि इतना आदमी को अंधा कर देती है कि वो तर्क को तर्क कर दे, तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। मैंने जिस भगत सिंह ने उनके साथ वार्तालाप किया बहुत अच्छे तरीके से, सब चीजों में उन्होंने भी जो सवाल किए होंगे उनका जवाब भगत सिंह ने दिया, YMN एथियस्ट ने दिया कि अगर भगवान है तो फिर ये इतनी गरीबी क्यों है। मैंने मामूली तर्कों से उन्होंने अपनी बात सिद्ध की है कि मैं नास्तिक हूँ कन्विक्शन से। किसी ने कहा कि तुम तो भगत सिंह बड़ी, सब लोग ऐसी बातें करते हैं, जब मरने का वक्त आएगा ना तब देखेंगे, तब तुम देखेंगे भगवान को याद करते या नहीं। तो आखिरी सेंटेंस है उस YMN एथियस्ट के महोदय ऐसा नहीं होगा। अगर इस बात के लिए मुझे अहमन्य समझा जाए तो समझ लिया जाए, if people think I am egotist, then let people believe that I am egotist, but I will not believe in God at any time। तो ये चीज उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाई, उनके करनी और कथनी में जरा भी फर्क नहीं था। इसी से भगत सिंह इतना बड़ा व्यक्तित्व बना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के हर आदमी में आपको फिसलन मिलेगी, बड़े से बड़े, चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो। गांधी जी भी कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जिसमें कहीं ना कहीं फिसलन ना हो, या नेहरू में फिसलन ना हो। भगत सिंह में आपको कहीं फिसलन नहीं मिली। जिंदगी भी छोटी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिख भी दिया था कि आज तो मुझे सब इतना जानते हैं, कल को मेरी कमजोरियां अगर सामने आ गई तो लोग क्या समझेंगे। तो भगत सिंह को मालूम था कि इंसान के अंदर कमजोरी होती है, हो सकती है, लेकिन उसको अपनी कमजोरी सामने आने से पहले ही वो शहीद हो गए। तो इसलिए वो बिल्कुल एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि पवित्र रूप में जो है वो बचा रह गया। अब वो भगत सिंह जैसा पवित्र रूप तो तभी हो सकता है कि जब आप सिर्फ उतनी ही जिंदगी जिए जिसमें कोई फिसलन ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमजोरी ना हो। तो वो भगत सिंह की उस छोटी सी जिंदगी में नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अगर इसके ऊपर आगे चर्चा हो तो स्वागत है। शुक्रिया। रवि रवि जी सर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेसर चमन लाल जी आपने बहुत बढ़िया बातें कही। कुछ ऐसे पहलू मेरे सामने भी पहली बार आए जो मैंने नहीं पढ़े होंगे। हालांकि जब मैं भगत सिंह नाटक कर रहा था, त्रियालेडी जो डॉक्टर सिद्धू का था, उस समय मैंने भगत सिंह को जानने के लिए कम से कम उनके ऊपर उनकी लिखतें और उनके आर्टिकल्स और उनके ऊपर चिट्ठियां, ये सब मैंने पढ़ी थी। लगभग 40-50 किताबें मैंने उन दौरान भगत सिंह को जानने के लिए पढ़ी थी। मैं उनके खड़गड़ कलां घर में भी गया था, हुसैनी वाला भी गया था, और एक परमिशन टाइप उनसे लेने के लिए, और एक लगभग 6-7 महीने में भगत सिंह को पढ़ता रहा।
लेकिन आपकी जानकारी मेरे से बहुत ज़्यादा है और जितना मैं पढ़ सका, जितना मैं जान सका भगत सिंह को मैंने अपनी भूमिका में बताने की, हालांकि बहुत से भगत सिंह की लाइफ, भगत सिंह बारू जैसे हम लोग बोलते हैं, जो जेल का जो